मनोविज्ञान साइकोलॉजी सामान्य जानकारी हेतु। मनोविज्ञान का अर्थ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार बिहेवियर एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी सम्मिलित है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा यूनानी के भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइकी शब्द का अर्थ आत्मा साउल है, जबकि लोगस का शब्द का अर्थ है अध्ययन स्टडी या ज्ञान नॉलेज से है। अतः अंग्रेजी शब्दों साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान, स्टडी ऑफ साउल, नॉलेज ऑफ साउल। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। ध्यातव्य रहे, वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ अरिस्टॉटल के समय दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। इसलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जो मनोविज्ञान की एक आधारशिला बन गई। आगे मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आत्मा का विज्ञान फर्स्ट है, आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान साइंस ऑफ सोल साइकोलॉजी। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान साइंस ऑफ साउल के रूप में स्वीकार किया है। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु बाद में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या उनके स्वरूप, उनके रंग व रूप के आकार, उनकी स्थिति तथा उनके अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे। अतः यह परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई। मन मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान साइंस ऑफ माइंड साइकोलॉजी। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा के अस्वीकृत हो जाने पर मध्ययुग 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान साइंस ऑफ माइंड के रूप में परिभाषित किया है। इनमें मध्ययुग के दार्शनिक इटली के पाम्पोनाजी तथा थॉमस रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके अलावा लॉक और बर्कली ने भी इसे मन का विज्ञान माना है, परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई है जो आत्मा के विषय में थी। परिणामतः मन की यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में व्यक्त किया गया। इसमें फ्राइड का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। वाइव्स विलियम जेम्स, विलियम वोंट, जेम्स सली आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा है कि मनोविज्ञान चेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु मनोवैज्ञानिक गण चेतन के शब्द के अर्थ व स्वरूप के संबंध में एकमत नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। सन 1905 में प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की है। आगे व्यवहार एवं
अनुभूति का विज्ञान मनोविज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस साइकोलॉजी। 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। शॉर्ट ट्रिक्स। आम को चाव से खाते हैं। आ से आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान। म से मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान। च से चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान। वह व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान मनोविज्ञान। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसे अपने मन को त्याग किया, फिर इसे चेतना को अस्वीकार किया, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान का कार्य एवं शाखाएं, स्कोप, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये सारा हमें याद करना है। इसको देखते हैं एक बार अच्छे से। देखिए, मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र: किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, मनोमितिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान। ये सब इसके शाखाएं हैं। आगे बात करते हैं, ये भी जाने। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइक्लो एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी एंड ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में प्रकाशित में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। स्रोत: एनसीईआरटी कक्षा 11 पृष्ठ संख्या 11। ध्यातव्य रहे, मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है? अरस्तु है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा 1879 में की गई थी। 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टेनली हॉल द्वारा की गई थी। 1892 में संरचनावाद, 1895 में प्रकार्यवाद, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की गई। 1928 में एन सेनगुप्त, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई। यह एक कठोर शिक्षित भारतीय मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और प्रोफेसर थे। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया। 1954 में मैस्लो ने मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी नामक एक पुस्तक लिखी। जॉन डेवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बार वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। आगे फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, यूनिट की। इकाई 1, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का इतिहास, बाल विकास की परिभाषाएं, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में अंतर, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, पंचक्रम एवं वातावरण की भूमिका। बालक की जीवन यात्रा और विकास माँ के गर्भ में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। बालक माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है तथा धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बालक छोटे से निषेचित अंडे से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान बालक के मन व स्वभाव का अध्ययन करता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान जो बालक के मन एवं स्वभाव का अध्ययन करता है, अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। जब इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ, अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक होने लगा, तो आज बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के मन व व्यवहारों को भलीभांति समझा जा सकता है।
बालक की स्मृति का कितना विकास हुआ और जीवन काल की परिस्थितियों में बालक ने क्या प्रेरणा ग्रहण की आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढना ही बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इन शॉर्ट, बाल मनोविज्ञान दो शब्दों बाल प्लस मनोविज्ञान से मिलकर बना है, जिनमें बाल का अर्थ बालक तथा मनोविज्ञान से अभिप्राय मन के विज्ञान से है। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने से है। बाल विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है। बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया गया जाता था, परंतु प्राचीन काल से ही कई दार्शनिक बालक के विकास के अध्ययन के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं। आगे प्लेटो। प्लेटो यूनानी ग्रीस 427 से 434 ईसा पूर्व ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। 1628 ईस्वी 17वीं शताब्दी में जोहन अमोस कार्मोनियस ने धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की और लगभग 29 वर्षों के अथक प्रयास से 1657 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑर्बिक विक्टियस की भी रचना की, जो 1659 ईस्वी में प्रकाश में आई। इस पुस्तक में इन्होंने सभी वर्गों के बच्चों के शैक्षिक विकास का विवरण दिया है, जिनमें बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया तथा मुख्य विषय वस्तु को जोड़ा गया है, जिससे विद्वानों के ध्यान का आकर्षण बालक बना। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी 1774 ईस्वी में प्रेस्टोलॉजी में प्रस्तुत किया। इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र पर बेबी बायोग्राफी बाल कथा पर आधारित था। जर्मनी के चिकित्सक डॉक्टर टाइडमैन ने भी 1787 ईस्वी में अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण दिया था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने किया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। स्टेनली हॉल इस आंदोलन के जन्मदाता ने 1893 ईस्वी में 19वीं शताब्दी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार की। ध्यातव्य रहे, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत जो है लगभग 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई गिजुभाई बधेखा के प्रयासों से। बाल विकास की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जेम्स ड्रेवर के अनुसार 1968 ईस्वी में बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। हरलॉक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इनमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। बर्ग के अनुसार 2000 ईस्वी बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्वावस्था से परिपक्वतावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 1958 ईस्वी बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। आइजैक के अनुसार 1972 ईस्वी बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन किया जाता है। मारिया मोंटेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। फ्रोबेल के अनुसार बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। गैरेट के अनुसार आनुवंशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि बाल विकास वह शाखा है
जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये भी जाने, प्रथम बाल गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में बाल अपराधियों की सुधारने के लिए हुई थी। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक प्रेयर हैं तथा लंबनात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन हैं। गेसेल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ 1928 तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ 1930 नामक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड ने बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकों की रचना की, जिसमें से कुछ प्रमुख लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बालक का चिंतन और भाषा 1926, चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों का विचार 1920 और मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नैतिक निर्णय 1932 आदि हैं। 10 ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक 1869 में लिखी। इंग्लैंड में सली 1892 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनली हॉल ने प्रारंभ करवाया। डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट 1877 नामक पुस्तक प्रकाशित की। प्रियर ने अपने नवजात पुत्र की सहज क्रियाओं का विकास तथा अनुभव का अध्ययन कर माइंड ऑफ द चाइल्ड 1881 नामक पुस्तक लिखी। बाल अपराध जैसे व्यवहारों के निदान के लिए विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। बाद में यह सेवा केंद्र विलय हो गया। वर्तमान में इसका परिवर्तित रूप विद्यालयों में कैरियर डे के रूप में जाना जाता है। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाने लग गया था। श्रीमती हरलॉक ने के इस कथन के अनुसार मुख्य अंतर निम्न है। बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखा जाता है। बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार तथा विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अधिगम का विकास एवं अभिवृद्धि। अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से प्रारंभ हो जाती है जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। ये प्रक्रियाएं उसके जन्म से लेकर जन्म के बाद भी चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक विकास होता है। आगे, मानव विकास का प्रारंभिक काल बाल विकास से है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है, जिसमें परिपक्वता काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। विकास के साथ ही अभिवृद्धि का प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। सामान्यतः दोनों को ब्रह्मवंश एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषताओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को दर्शाती है। अभिवृद्धि ग्रोथ शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला भी जा सकता है। विकास डेवलपमेंट का संबंध अभिवृद्धि से होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा जब ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत या पुष्ट हो जाती तो ये विकास है। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित हो रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, आकार में परिवर्तन। ये शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन व आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि। सेकंड, अनुपात में परिवर्तन। बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है, अर्थात बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है।
पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना, सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। नए चिन्हों का विकास, पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ शरीर में शारीरिक एवं मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे स्थायी दांत तथा दाढ़ी मूंछ का उगना आदि। एंडरसन के अनुसार 1974 ईस्वी एंडरसन के अनुसार एंडरसन ने लिखा है, विकास का आशय किसी की ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र से नहीं, अपितु विकास अनेक संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। आगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित रखती है, वह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका प्रारंभ शून्य है। संक्षेप में प्राय वृद्धि तथा विकास का समर्थन समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निसंदेह दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर ही संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है। फ्रैंक का कथन है कि कोपीय गुणात्मक वृद्धि है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। कोशीय गुणात्मक वृद्धि, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। विकास में निम्नलिखित शामिल है: वृद्धि, क्षमता और परिपक्वता और वातावरण। देखो, वृद्धि ग्रोथ है, विकास में शामिल क्षमता है कैपेबिलिटी, परिपक्वता मैच्योरिटी और वातावरण के साथ अंतरक्रिया इंटरसेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये सब शामिल है। विकास गणित की भाषा में वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ अंतरक्रिया। उदाहरण, बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती है तथा यह बालक की अभिवृद्धि ग्रोथ है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने से कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है, यह विकास डेवलपमेंट को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित है। विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि, ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, विकास व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है और विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है, विकास का निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक होते हैं। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है। अभिवृद्धि विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। आगे बात करते हैं। अभिवृद्धि स्वरूप बाह्य होता है और विकास स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव व विनाशात्मक, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, विनाशात्मक भी होते हैं और रचनात्मक भी होते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, विकास व्यक्ति कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। नोट फर्स्ट, अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 11 प्रश्न संख्या 67। विकास में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है। सामान्यतः देखो, विकास में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है। सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। फर्स्ट, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। वृद्धि एवं विकास की अपनी ही दिशा होती है। इनके अनुसार
बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधामुखी विकास एवं केंद्र से परिधि विकास कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना तथा उसके बाद चलना सीखता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे कप्पू स्वामी ने लिखा है कि विकास सिर पदाभिमुख सीफेलोकोडल और समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमो डिस्टल क्रम में होता है। सिफेलोकोडल इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है, अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ का तथा हाथ की उंगलियों का विकास, ऐसे। आगे विकास की दिशा, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। आयु, विकास की क्रिया, प्रथम माह सिर का उठाना, 3 माह में प्रथम माह में सिर उठाएगा, 3 माह में विकास की दिशा बता रहा हूँ मैं, 3 माह में गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण। आगे 5वें माह में सहारा देने पर बैठना, 6वें 7वें माह में बिना सहारे बैठना, 7वां 8वां माह में सहारे से खड़े होना, 9वां 10वां माह में बिना सहारे से खड़े होना, 1 वर्ष में बिना सहारे चलना, 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, 3 4 वर्ष में कूदना, ट्राईसाइक्लिंग चलाना। वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास यूँ तो बराबर होता है, परंतु इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे शिशुअवस्था की शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज हो जाती है, परंतु यह कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, इसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, यानी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग सुनता है, फिर स्पीक करता है, फिर रीडिंग करता है, और फिर क्या करता है, फिर राइटिंग करता है, लिखता बाद में है, अनुसार होता है। ऐसे बालक जब गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के क्रम में विकास होता है। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास सभी स्वरूप, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन और अन्य का कथन है कि शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। RBSc कक्षा 11 प्रश्न संख्या 34। जैसे एक कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। आगे निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। जैसे माँ के गर्भ में ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। आगे एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथ व अंगुलियों को दोनों को एक साथ हिलाता है। ठीक है, पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में दोनों को एक साथ हिला लेता है। आगे विकास लंबवत न होकर चक्राकार वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। ये देखो चित्र में दर्शा रखा है। सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे जाता है व्यक्ति यहाँ से विकास से शुरू करता है। सुदृढ़ीकरण पहले इस प्रकार प्रगति होती है। ठीक है, विकास रेखीय नहीं वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। ठीक है, आगे 8 पॉइंट, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ
इंटेलिजेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है, अर्थात बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतक्रिया के कारण होता है। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़े को देखकर, सुनकर व अनुकरण नकल करते हुए सीखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वर्टेशन। एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। जैसे बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका के से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। जैसे जुड़वा भाई और बहन भी शारीरिक और संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैगेज पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। जैसे पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। जैसे गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है और अमीर परिवार के बच्चे भी चलने से पहले घुटनों के बल चलना सीखते हैं, अर्थात चाहे वे गरीब हो या अमीर, प्रतिमान समान है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फ्रॉम जनरल्स टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने के कारण थोड़ा होने पर अलग और थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन रोया करता है। या भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द जैसे सभी पक्षियों को चिड़िया कहना और बाद में विशिष्ट शब्द विशिष्ट पक्षियों का नाम लेना आरंभ कर देता है। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फास्ट डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है, अर्थात अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ विशेष अवस्थाओं में विकास अधिक तेजी से होता है। जैसे शिशुअवस्था में वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होता है। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव एंड रिपिचुएलेट विकास। विकास संचय होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का अर्थ है जोड़ते जाना। जैसे शेषावस्था का आत्म प्रेम, स्वप्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। शिष्यावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है और पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जाता है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों के संचयी प्रगति है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और प्रेडिक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे बालक के विकास को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा या यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 15 टॉपिक है। पॉइंट नंबर 15, विकास परिपक्वता का सीखने की उपज है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतक्रिया इंटरेक्शन पर ही निर्भर करता है। 16, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उस के मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। विकास की आरंभिक बुनियादी महत्वपूर्ण है। विकास की जो आरंभिक बुनियाद है वो महत्वपूर्ण है। द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृद्धि, आदतें और व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के संयोजन को निश्चित करता है। विकास के विभिन्न आयाम हैं रॉस के अनुसार। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार है। फर्स्ट है शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक। रॉस के अनुसार शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। सैले के अनुसार शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक। ई.वी. हरलॉक के अनुसार
गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक, बचपनावस्था 14 दिन या 2 वर्ष तक, 14 दिन से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, वयसंधि वयसंधि है ये, एक बार चेक कर लेते हैं वयसंधि क्या है। वयसंधि जो है वयसंधि ठीक है, वयसंधि एक बार चेक कर लेते हैं इसको, वयसंधि क्या है ये। देखिए वयसंधि गर्भावस्था, ये हरलोक के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ये हरलोक के अनुसार वयसंधि 12 से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष तक से, पूर्व किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष से 17 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, और मध्यावस्था है 41 से 60 वर्ष तक, ठीक है। और वृद्धावस्था 60 के बाद, ठीक है। आगे 60 के बाद हो गई, आगे बात करते हैं। ये सभी याद करना है रोकने के बाद। आगे बात करते हैं कोल के अनुसार गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, और मध्य बाल्यावस्था बालक 6 से 12 वर्ष तक, बालिका 6 से 10 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था बालक 12 से 14 वर्ष तक, बालिका 10 से 12 वर्ष तक। कोल के अनुसार बता रहा हूँ ये मैं। पूर्व किशोरावस्था बालक 14 से 16 वर्ष तक और बालिका 12 से 14 वर्ष तक, मध्य किशोरावस्था बालक 16 से 18 वर्ष तक, बालिका 14 से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था बालक 18 से 20 वर्ष तक और बालिका 17 से 20 वर्ष तक। जॉन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। सामान्य वर्गीकरण गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद में। गर्भावस्था की बात करते हैं। गर्भावस्था में पेरेंशियल स्टेज गर्भधारण से जन्म तक, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। आगे गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट बीजावस्था, डिंबावस्था या रोपणावस्था, जर्मिनियल ओवम स्टेज। यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान और अंडानुमा होती है। इसे युक्ता जेनोइट कहते हैं। योग नामक पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। लगभग 15 दिन में योग एवं युक्ता समाप्त हो जाते हैं और वह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तथा माँ के शरीर से आहार ग्रहण करता है और बालक की भ्रूणावस्था प्रारंभ हो जाती है। भ्रूणावस्था, भ्रूणीय पिंडावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक रहती है, अर्थात 8 सप्ताह तक रहती है। ध्यान रहे यह अवस्था 8 सप्ताह तक रहती है, जिसमें शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है और इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े और यकृत, अग्न्याशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। फर्स्ट बहिस्तर एकोडर्म, इसे बाहरी परत भी कहते हैं, एवं इसमें त्वचा, बाल, नाखून, दांत इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। मध्यस्तर मेसोडर्म, इसमें बालक के शरीर के भीतरी भाग तथा मांसपेशियों का निर्माण होता है। अंतस्तर एंडोडर्म, इसमें बालक की पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट गर्भस्थ शिशु की अवस्था, फेटल स्टेज। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक रहती है। ध्यातव्य रहे गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है और उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था की अवधि सामान्यतः 270 से 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 से 10 दिन, 9 माह 10 दिन की होती है।
जाते हुए रहे गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक 330 दिन का हो सकता है। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स ऑफ अफेक्शन प्रेगनेंसी। फर्स्ट, माँ का स्वास्थ्य, मदर हेल्थ। गर्भावस्था के दौरान माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो या कुनैन औषधि का प्रयोग अधिक करती है तो जन्म के उपरांत शिशु अंधा, बहरा या मानसिक रूप से दुर्बल हो सकता है। माँ का आहार, मदर्स डाइट। गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि का उचित मात्रा में जो है आवश्यक रूप से लेना चाहिए। माता पिता की आयु, पेरेंट्स एज। हडलॉक ने माना है कि स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम या अधिक आयु में स्त्री माँ बनती है तो बालक की बुद्धि पर प्रभाव देखा जा सकता है। स्त्री का शराब या तंबाकू का सेवन करना। वुमेन्स कंज्यूपन ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको। गर्भावस्था के दौरान इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे शिशु के हृदय की धड़कन पर प्रभाव पड़ता है तथा शिशु का पूर्ण परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है। ध्यान रहे, माँ का रोग या संक्रमण ग्रस्त होना प्रसव पूर्व अवस्था पर विपरीत प्रभाव डालता है, जैसे रूबेला नामक रोग जिसे जर्मन मिजल्स कहते हैं, जननांग में होने वाला हर्पिस तथा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV जैसी समस्याएं नवजात शिशुओं में आनुवंशिक रूप से उत्पन्न होती है। शैशवावस्था, इन्फेंसी 0 से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। ये बालक के भावी जीवन के आधारशिला का काल होता है। इस अवस्था में उचित निर्देशन और निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी कहा जाता है। द 20th century has come to be designed as the century of the child. विशेष फर्स्ट, स्वार्थी व स्वकेंद्रित। स्पेशल, खिलौनों की अवस्था, जॉय एज। आत्म प्रेम की भावना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, कल्पना जगत में विचरण, अतार्किक चिंतन की अवस्था, खतरनाक काल, डेंजरस एज स्टेज, अपीली काल, अपीलिंग स्टेज, हडलॉक। पूर्व प्राक विद्यालय आयु, प्री स्कूल एज। अजीबोगरीबी अवस्था, वायर्ड स्टेज, बक्की अवस्था, चैटरबॉक्स क्या क्यों अवस्था। नामकरण विस्फोट की अवस्था, नेमिंग एक्सप्लोजन स्टेज पियाजे के अनुसार। संस्कारों के निर्माण की आयु, बादशाह की अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। नैतिकता का अभाव, इन्फेंसी ऑफ मॉर्टलिटी, सीखने की आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था, सीखने की श्रवण काल। सामाजिक भावना का अभाव, उत्तम शिक्षण विधियाँ, किंडरगार्टन, खेल व मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, किंडरगार्टन, खेल व मॉन्टेसरी विधि। आगे, शारीरिक व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक। शारीरिक बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। जन्म से 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती। ठीक है, जन्म से 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां काम नहीं करती। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। उदाहरण 1, बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा, जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वैसा ही करेगा, चाहे वह सही हो या गलत, अर्थात अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण 2, घर पर किसी के आने पर भी अगर उसे रोना है तो वह रोएगा ही और अपनी माँ की गोद में किसी अन्य बच्चे को नहीं बैठने देगा, अर्थात नैतिकता का भाव नहीं होता। उदाहरण 3, बालक अपनी स्वयं की वस्तु को किसी को नहीं देता, वह अपने पास ही रखता है, अर्थात उसमें स्वार्थी व स्वकेंद्रितता का भाव निहित होता है। उदाहरण 4, बालक कल्पना में खोया रहता है, परियों तथा जादूगरों की कल्पना करता है तथा काश मेरे पास भी एक परी होती जिसे मैं जादू करवाकर अपनी इच्छा पूरी कर लेता, अर्थात कल्पना जगत का विचरण करता रहता है। उदाहरण 5, बालक में जितने अच्छे संस्कार या ज्ञान हम उसे सिखाना चाहें उतना ही इस आयु में सीखा सकते हैं, क्योंकि अभी वह सीखने में रुचि रखता है, इसलिए शीघ्रता से सीख जाता है, इसलिए इस आयु को सीखने का स्वर्णकाल कहा जाता है। उदाहरण 6,
इस अवस्था में बालक जो चाहे वही मनमानी करता है। अगर उसे कोई चीज़ वस्तु चाहिए तो उसे प्राप्त करते ही मानता है, जैसे टॉफ़ी और चॉकलेट के लिए जिद करना, माँ की गोद में आना, तो वह आकार ही मानवता है। यह उसमें बादशाह प्रवृत्ति को कहते हैं, प्रवृत्ति को दर्शाता है। नोट: हरलॉक ने माना है कि शैशवावस्था में बहुत से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उन्होंने इस अवस्था को खतरनाक अपीली काल कहा है। परिभाषा डेफिनेशंस: फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनाना है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, फ्राइड ने कहा ये। आगे वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। गुड एंड फ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट टेबुला रासा है। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट टेबुला रासा है। यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। ब्रिजियस के अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। एडलर के अनुसार शिशु को जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वह भविष्य में उसका स्थान क्या है। ध्यातव्य रहे, माता के गर्भ से बाहर आने पर शिशु बाहरी वातावरण के अनुकूल न होने से बीमार हो जाता है। उसे बाहरी वातावरण, हवा, धूप, धूल, मिट्टी आदि की आदत नहीं होती। बालक का जन्म के समय वजन लगभग 7 दिन तक घटता रहता है और जब वह वातावरण के अनुरूप हो जाता है तत्पश्चात उसका वजन पुनः बढ़ने लग जाता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था बालकों की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल होती है। मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, क्योंकि इस काल के 6वें वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता व बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है। विशेष स्पेशल जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, कॉल एवं ब्रुश ने कहा है किसको? ये कहा है बाल्यावस्था चाइल्डहुड को 6 से 12 वर्ष को। जीवन का अनोखा काल कॉल ब्रुश ने कहा है यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। जीवन का निर्माणकारी काल प्रिपरेटिव पीरियड ऑफ लाइफ सिगमंड फ्राइड ने कहा है। जीवन का निर्माणकारी काल प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिककरण का काल पीरियड ऑफ कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन किलपैट्रिक ने कहा है सर्वाधिक सामाजिक विकास। छद्म मिथ्या परिपक्वता सेक्यूडो मैच्योरिटी का काल रॉस ने कहा है। वैचारिक अवस्था का काल आरपीएससी में पूछा गया था। वैचारिक अवस्था काल कहा गया बाल्यावस्था को। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल यथार्थवादी दृष्टिकोण, नेता बनने की इच्छा, समलिंगीय होमोसेक्सुअली, मित्रता, फ्रेंडशिप, समूह भावना, अर्थभेद, डिफरेंस ऑफ मीनिंग, लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन व जाति भेद, कास्ट डिफरेंस की भावना। ठीक है, खेल की आयु, गेम एज, समूह दल टोली, गैंग एज की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज, सरस अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज उत्तर बाल्यावस्था, गंदी आयु, डर्टी एज, भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, मूल दुश्चिंता की अवस्था, केरेन हार्नी, बिना काम के भ्रमण, घूमने, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बर्ट, बहुमुखी स्वभाव, संग्रह करने की प्रवृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति, नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभिक काल, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, अर्थात बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। नए कौशल एवं क्षमताओं का विकास, वृद्धि का स्वर्णिम काल उत्तर बाल्यावस्था। रुचियों में परिवर्तन, चेंज ऑफ इंटरेस्ट, कॉल एवं ब्रुश। मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन, कॉन्स्ट्रिक्ट थिंकिंग की अवस्था, बाल्यावस्था में बालक में सबसे अच्छा कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक भयमुक्त रहता है। बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है और बालक में मुक्त रहता है। परिभाषा डेफिनेशन से इसकी क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता सेक्यूडो मैच्योरिटी का काल है। स्ट्रेंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों।
ठीक है। आगे, ऐसा कोई काल हो जो शायद 10 वर्ष के बालक न खेलते। उदाहरण एक, सबसे अधिक खेल बाल्यावस्था में खेले जाते हैं। इस आयु के बालक तरह तरह के खेल खेलते हैं, जैसे सितोलिया, कांच की गोलियों से पकड़म पकड़ाई, माचिस की ताश आदि अनेक तरह के खेल गेमेज होने की वजह से खेले जाते हैं। उदाहरण दो, बाल्यावस्था में बालक समूह बनाकर एक गति से एक गली से दूसरी गली में दौड़ने में भ्रमण करते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, अर्थात इनमें निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। उदाहरण तीन, बालक इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। उदाहरण चार, लड़के पुराने सिक्के, कांच की गोलियां, खाली माचिस के कवर, पत्थर के टुकड़े आदि एकत्रित करते हैं, तो लड़कियां गुड़ियां, कलर, चूड़ियां आदि एकत्रित करती है, अर्थात इस आयु में बालक में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। सरकार ने भी विद्यालय की प्रारंभिक आयु 6 वर्ष मानी है, इसलिए ये सही मायनों में प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। उदाहरण 6, बच्चा कहता है कि जब ये मेरा दोस्त है क्योंकि इसके पास सब नए नए सामान है, और ये मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। यह अर्थभेद की भावना है। उदाहरण 7, बाल्यावस्था में लड़का लड़के के साथ ही तथा लड़की लड़की के साथ ही दोस्ती करती है। इस अवस्था में समलिंग भेद की भावना के कारण ऐसा होता है। नोट, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु 3 से 6 वर्ष अर्थात शैशवावस्था होती है, व प्राथमिक विद्यालय की आयु 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष होती है, अर्थात बाल्यावस्था होती है। किशोरावस्था, अब बात करते हैं किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, एडोलसेंस। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू प्रोसेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी। स्टेनली हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं और उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। स्टेनली हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया, अतः इसका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। स्टेनली हॉल को इसी कारण किशोरावस्था का जनक जो है माना जाता है। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाती है। इस काल में बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण प्रवेश करता है, अतः किशोरावस्था व्यवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। पूर्व किशोरावस्था, तरुणावस्था व संधि प्री एडोलसेंस की अवस्था लड़कियों में 11 से 13 वर्ष तथा लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक की होती है। इसे द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, समस्याओं की आयु, तूफान में उलझन की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है, इसमें लड़कियों का तीव्र होता है। ठीक है, 11 से 13 वर्ष में लड़कियों की लंबाई, आवाज़ कोमल सुरीली, बगल में गुप्तांगों पर बाल तथा मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है। 12 से 14 वर्ष में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है। बालक का बिगड़ना और सुधरना इसी काल पर निर्भर होता है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत होने से पहले व किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत खत्म हो जाती है। प्रारंभिक उत्तर किशोरावस्था, अर्ली एंड लेटर एडोलसेंस, 13 से 19 वर्ष। ठीक है, आगे विशेष स्पेशल नया जन्म का काल, न्यू बर्थ पीरियड, स्टेनली हॉल ने कहा है इसको। परिवर्तन काल, पीरियड ऑफ चेंज, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसमें। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल, दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल, पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रोम, स्ट्रगल एंड टेंशन। स्टेनली हॉल ने जीवन का सबसे अधिक कठिन काल, किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ किलपैट्रिक। परिवर्ती अवस्था, ट्रांसिशन पीरियड कहा है। विशिष्टता की खोज का समय, टाइम ऑफ सर्च ऑफ आइडेंटिटी। आकस्मिक त्वरित विकास की आयु, स्वर्णकाल, गोल्डन एज। बसंत ऋतु, समायोजन का अभाव, स्प्रिंग सेशन का स्प्रिंग सेशन, बसंत ऋतु या समायोजन का अभाव। एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट, देशभक्ति की भावना, संवेग, अस्थिर, इमोशन अनस्टेबल। वीर पूजा की प्रवृत्ति इसमें कहा है। आगे आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक व सामाजिक व संवेगात्मक विकास। व्यवसाय चुनने की चिंता, कल्पना का बाहुल्य व दिवास्पन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग।
सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण। हेरोसेक्सुअल अट्रैक्शन, बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था। समाज सेवा की भावना, इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। परिभाषाएं हैं अब। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। रॉस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जरशील्ड के अनुसार किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। कॉल एवं ब्रुश के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। हेडो कमेटी के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय पहले उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ कई नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण फर्स्ट, इस अवस्था में बालक में देशभक्ति की भावना जोर शोर से रहती है क्योंकि संवेग जल्दी उत्पन्न होते हैं तथा स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस अवस्था में संवेग अस्थिर, अनस्टेबल होते हैं। इस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मानता है तथा उसकी जैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, अर्थात वीर पूजा का भाव, सेंस ऑफ हीरो, इसमें सेंस ऑफ हीरोइक वर्कशिप विद्यमान है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। उदाहरण 3, कुछ बालक विशिष्ट दिखने के लिए अलग हेयर स्टाइल व वेशभूषा का चयन करते हैं, जैसे बालों में फलों की आकृति, अनानास, एप्पल, अलग अलग कलर करना, पशु पक्षियों की आकृति में बाल कटवाना, अर्थात विशिष्ट स्पेसिफिक दिखने का भाव विद्यमान रहता है। उदाहरण 4, इस आयु में कुछ बातें ऐसी भी होती है जो मन को बहुत अच्छी लगती है, जैसे किसी लड़की को पसंद करना तथा उसे जीवन साथी के रूप में चुनने की सोचना, उसके साथ घूमना फिरना, अर्थात उसके लिए ये बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन के समान ही होता है। इस आयु में बालक को व्यवसाय, शादी, जीवन साथी आदि की चिंता रहती है, इसलिए इस आयु को समस्याओं की आयु या उलझन की आयु, एज ऑफ प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन भी कहते हैं। ध्यातव्य शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान, नर्वस सिस्टम का विकास होता है। वह संधि में शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार तीव्र हो जाती है तथा इसलिए इसे प्यूबर्टी ग्रोथ स्प्रुट भी कहते हैं। नोट, मार्गरेट मीड नामक अमेरिकन महिला मनोवैज्ञानिक व मानवशास्त्री ने प्रशांत महासागर के सामाऊ द्वीप की अविकसित संस्कृति की बालिकाओं की किशोरावस्था का अध्ययन करके बताया कि किशोरावस्था तूफान व तनाव संस्कृति से प्रभावित होती है। मार्गरेट सीड की पुस्तक सेक्स टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है। किशोरावस्था के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडोलसेंस डेवलपमेंट, इसमें त्वरित विकास का सिद्धांत। सबसे पहले कौन सा? त्वरित विकास का सिद्धांत। इसमें प्रिंसिपल ऑफ सैल्यूटरी डेवलपमेंट 1904। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सैल्यूटरी डेवलपमेंट 1904 सिद्धांत के समर्थक स्टेनली हॉल है। इनके अनुसार शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इनके अनुसार शैशवावस्था बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ हैं। इसके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम न होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। ठीक है, आगे अब बालक का शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है, बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सबसे पहले शैशवावस्था में शारीरिक विकास है। ठीक है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, शारीरिक विकास शैशवावस्था में। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, जिनमें निम्न शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगत है। भार, वेट, जन्म के समय शिशु का भार औसत 3.6 किलोग्राम, बालक का लगभग 7.15 पाउंड। ठीक है, 3.6 किलोग्राम व बालिका का 7.13 पाउंड, लगभग 3.4 किलोग्राम होता है।
माँ के गर्भ में आंतरिक वातावरण एवं माँ के गर्भ के बाहर बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण नवजात शिशु का वजन जन्म से पहले सप्ताह में घटता है, किंतु एक सप्ताह बाद शिशु का वजन पुनः बढ़ने लगता है। 6 माह में शिशु का वजन दुगना हो जाता है। 6 माह में कितना होता है? दुगना हो जाता है। 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग तिगुना 9.5 किलोग्राम हो जाता है तथा इसके बाद शिशु का वजन आधा पौंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है और 5 वर्षों की समाप्ति पर शिशु का वजन 38 से 43 पौंड 18 किलोग्राम हो जाता है। शिशुअवस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। लंबाई। जन्म के समय शिशु बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर व बालिका की 50.75 सेंटीमीटर 19 या 22 इंच होती है। शिशुअवस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। शिशुअवस्था के अंत में लंबाई दुगनी हो जाती है। ठीक है, लंबाई दुगनी हो जाती है शिशुअवस्था के अंत में। आगे सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क की बात करते हैं। भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैरों की ओर भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैरों की ओर मस्तक बोधुर्मुखी होता है, अतः नवजात शिशु का सिर उसके हाथ पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, किंतु 2 वर्ष के अंत तक जब 2 गुना हो जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है, उसके बाद चिंपैंजी का होता है, जबकि हाथी का सबसे कम होता है। ठीक है, आगे हड्डियाँ, बोन्स। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ होती है। देहते वगैरह हड्डियों के जुड़ने व अस्थिकरण ऑक्सीफिकेशन कहते हैं और हड्डियों के मजबूत होने को दृढ़ीकरण कहते हैं। प्रथम चक्र इसमें देखो 0 से 6 वर्ष इसमें विकास तीव्र गति से होता है। द्वितीय चक्र 6 से 12 वर्ष विकास मंद गति से। तृतीय चक्र 13 से 15 वर्ष पुनः तीव्र गति से और चतुर्थ चक्र 16 से 18 वर्ष पुनः मंद गति से। ठीक है, पुनः मंद गति से होता है फिर। ठीक है, आगे शिशु की संवेदी योग्यताएं। दृष्टि संवेदना इसमें दृष्टि संवेदना में विजुअल सेंसेशन। जन्म के लगभग 30 घंटे पश्चात बालक की नेत्रेंद्रिय काम करने लगती है। जब जन्म के समय शिशु की दोनों आंखों में से एक आंख एक ओर घूमती है और दूसरी आंख दूसरी ओर, परंतु कुछ दिनों बाद दोनों आंखों में संतुलन हो जाता है। ठीक है, जन्म के लगभग 30 घंटे पश्चात बालक की नेत्रेंद्रिय काम करने लगती है। आगे श्रवण संवेदना, हियरिंग ऑडियोरेटरी सेंसेशन। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। नवजात शिशु जैसे जैसे विकसित होते हैं उनकी ध्वनि की दिशा निर्धारण की दक्षता में सुधार होता है। गंध घ्राण संवेदना, स्मेल सेंसेशन। नवजात शिशु में गंध ज्ञान काफ़ी विकसित रहता है। स्वाद संवेदना, टेस्ट सेंसेशन। नवजात शिशु में स्वादेंद्रियाँ काफ़ी विकसित होती है। नवजात शिशु में दृष्टि ज्ञान व ध्वनि ज्ञान की अपेक्षा स्वाद संवेदना अधिक विकसित होती है। ठीक है, त्वचा संवेदना शिशु में जन्म से थोड़ी देर बाद पाई जाती है। तत्पश्चात उसमें स्पर्श, दबाव, ताप, गर्म, ठंड आदि का महसूस होने लग जाता है। ये भी जानना है हमको। एक अंगुली में हड्डियों की संख्या 3, एक अंगूठे में हड्डियों की संख्या 2, तो हाथ की पूरी अंगुलियों में कुल हड्डियों की संख्या 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 14 होती है। ठीक है, अंगूठे में कितनी होती है? 2 होती है और अंगुलियों में हड्डियों की संख्या होती है 3। ठीक है, तो 14 होती है हड्डियाँ। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8, कपाल में हड्डियों की संख्या 8 + 8 = 16, एक कान में हड्डियों की संख्या 3, गर्दन में हड्डियों की संख्या 1 होती है। रीढ़ की हड्डी में केशिरुका की संख्या 33 होती है, तो पैरों में कुल हड्डियों की संख्या 30 होती है। सबसे ऊपरी केशिरुका का नाम एटलस है, जो सबसे निचली केशिरुका का नाम एक्सिस है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है, जो जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है, जो कान में होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम मैंडिबल है, जो सबसे मजबूत हड्डी का नाम जो जबड़े में होती है। तो शरीर का सबसे कठोर या मजबूत तत्व इनेमल होता है, जो दांतों में होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है एवं 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग प्राप्त कर लेती है। स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु केवल पास की चमकीली वस्तुओं को देख पाता है, तो अत्यधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। ठीक है, नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। ठीक है, आगे
जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो 15 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। नवजात शिशु की स्वाद ज्ञानेंद्रिय सर्वाधिक विकसित होती है। दांत टीथ। शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था जन्म से पूर्व के समय से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। जन्म के 5 से 6 महीने बाद से बालक की अस्थियां, दूध के दांत, मिल्क टीथ निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे नीचे के अगले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आते हैं तथा 4 वर्ष तक बच्चे के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या 20 मिल्क टीथ होती है। मांसपेशियाँ। जन्म के समय इनका भार शरीर का 23% कितना होता है? 23% होता है। ठीक है, 23% होता है शरीर का। ठीक है, मांसपेशियाँ। हृदय की धड़कन। हार्ट बीट। नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है और धमनियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती है। हृदय छोटा होने पर रक्त को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, जिसके कारण नाड़ी की गति अधिक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय के आकार में वृद्धि होती है तथा रक्तचाप बढ़ने लगता है तथा नाड़ी की गति कम होने लगती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट PM 130 से 150 के मध्य एवं 6 वर्षों के हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट पर मिनट होती है। यह भी जानना नवजात शिशु का अवस्था न्यू बॉर्न की स्टेजेज हैं ये। इसमें फर्स्ट है मोरावस्था। कौन सी अवस्था? मोरावस्था। जब तीव्र शोर होता है, क्या होता है? जब तीव्र शोर होता है तो क्या होता है? जब तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है, जैसे कुछ पकड़ रहा हो। NCERT ने लिख रखा है ये। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैर से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। इस क्रिया को मोरो कहते हैं इस अवस्था को। ठीक है। रूटिंग अवस्था। नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है तथा सिर को घुमाता है। इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। बेबी सन की अवस्था। इसमें जो है बेबी सन की अवस्था में यदि बेबीन्स की अवस्था यदि बच्चों के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर आ जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। इस क्रिया को बेबीन्स की कहते हैं। पकड़ना। बच्चे की हथेली यदि उंगलियों अथवा किसी अन्य वस्तु को दबाया जाता है तो बच्चा उंगलियों को पकड़ होल्ड कर लेता है। फिटल एक्टिविटीज़। गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं अथवा गतियों का होना फिटल एक्टिविटीज़ कहलाता है। आगे ब्लिंकिंग। तेज प्रकाश होने पर बच्चा आंखें बंद कर लेता है, इसे ब्लिंकिंग कहते हैं। नोट: परचूनेट पीरियड अंशकालीन। इसमें बच्चे के गर्भनाल यूम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर बच्चे को मां से अलग किया जाता है। जब जन्म से आधे घंटे की आयु तक बालक परचूनेट कहलाता है। ठीक है। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अभी क्या था? अभी था बाल्यावस्था में विकास था। ठीक है। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है। फिर बाल्यावस्था टॉपिक चल रहा था। बाल्यावस्था में शैशवावस्था में था भी, अब बाल्यावस्था में विकास आएगा। ठीक है। बाल्यावस्था में कैसा होता देखिए। फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। वजन वेट। उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वजन 36 किलो से 43 किलो के मध्य होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है। लंबाई। हाइट। बाल्यावस्था में लंबाई मात्र 2 से 3 इंच तक ही बढ़ती है, अर्थात बाल्यावस्था के अंत में लंबाई लगभग 106 सेमी लगभग 42 इंच हो जाती है। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम थी एवं बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। सिर व मस्तिष्क। हेड एंड ब्रेन। बालक के मस्तिष्क का विकास 5 से 6 वर्ष तक 90% हो जाता है तथा 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। 12 वर्ष तक शिशु का मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है। हड्डियाँ पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती है। दांत टीथ। बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं तथा स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते होते हैं, जो कि 8 वर्ष में 12, 10 वर्ष में 15, 12 वर्ष में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12-13 वर्ष में बालक के 27-28 दांत आ जाते हैं। एक बालक के दांतों में का सर्वाधिक विकास उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष में होता है। हृदय हार्ट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मांसपेशियाँ मसल्स। बाल्यावस्था में पेशियों का भार शरीर के भार का 27 से 30% हो जाता है।
11 से 12 वर्ष में यौवन अंगों का तीव्र विकास होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास अब कौन सा है? शिशुअवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। भार वेट, मांसपेशियों का भार शरीर का भार का 45 से 50% तक हो जाता है। 15 वर्ष तक हड्डियों का भार अधिक होता है एवं 15 वर्ष के बाद हड्डियों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है, लड़कियों से अधिक हो जाता है। लड़कों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है 15 वर्ष के बाद। लंबाई, हाइट, इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है। 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की 16 वर्ष तक बढ़ती है। ठीक है, आगे हड्डियां, बोन्स। 18 वर्ष की अवस्था तक अस्थिकरण ऑसिफिकेशन की क्रिया पूर्ण होने के कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। हड्डियों का विकास पैराथायरॉइड ग्रंथि से संबंधित है। दांत, टीथ की बात करते हैं। इस काल में 28 स्थायी दांत, फिक्स परमानेंट टीथ आ जाते हैं। 4 फोर, प्रज्ञा दंत, अक्ल, डाड, विजडन टीथ भी इस अवस्था के अंत में निकलने लग जाते हैं। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। लड़कियों में प्रज्ञादंत पहले आ जाते हैं। सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क प्रोडो के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो जाता है। हृदय, हार्ट, लड़कों में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है, तो लड़कियों में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 66 से 70 बार होती है। मुख, फेस, इस अवस्था में ललाट चौड़ा, नाक लंबी एवं मुख चौड़ा हो जाता है। आवाज़, वॉइस, अवस्था में लड़कों की आवाज़ भारी व कठोर जबकि लड़कियों की आवाज़ मधुर व कोमल युक्त हो जाती है। प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। अंतरस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतरस्रावी ग्रंथि होती है जिससे आंतरिक स्त्राव होता है। इस स्त्राव को हार्मोन्स भी कहते हैं। यह आंतरिक स्त्राव रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तथा शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली को गतिशील बनाता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ये ग्रंथि जीवा के मूल में और श्वसन नलिका के सामने होती है। ये ग्रंथि बालक के गले में रहती है और इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मस्तिष्क में रहती है तथा इसके अत्यधिक सक्रियता से बालक लंबा तथा कम सक्रियता से शारीरिक विकास कम हो जाता है। देखो, मस्तिष्क में रहती है पीयूष ग्रंथि, इसकी अत्यधिक सक्रियता से बालक लंबा तथा कम सक्रियता से शारीरिक विकास कम हो जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, इसके द्वारा एड्रिनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो संवेगों को नियंत्रित करता है। इस स्त्राव की कमी व्यक्तियों को चिड़चिड़ा, उदास तथा निर्बल बनाती है। जनन ग्रंथियाँ, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, पुरुषों में एड्रोजन व महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है जो स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित गुणों का विकास करती है। ठीक है, ऐसे। एंड थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, ये गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। इसमें थाइमस हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर के रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, ये ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखती है। फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, फ्राइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, फ्राइड की अवधारणा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर उसकी काम शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्राइड ने इस काम की शक्ति को लिबिडो कहा है। क्या क्या लिबिडो कहा है? उन्होंने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की निम्न 5 व्यवस्थाएं बताई है फ्राइड ने। मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज, ये कामुकता की प्रथम अवस्था जो शिशु के जन्म से 18 माह तक रहती है। इस अवस्था में कामुकता मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है। गुदी अवस्था, एनल स्टेज, ये अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है। इसमें बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, ये अवस्था 3 से 5 वर्ष की आयु में रहती है। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र बिंदु जननेंद्रिय होती है। अदृश्य अवस्था, लेटेंसी स्टेज, ये अवस्था 5 से 12 वर्ष के बीच की आयु में आती है। इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। जननेंद्रिय अवस्था, जेनेटिकल एज, जननेंद्रिय अवस्था, ये मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था। इस अवस्था में काम शक्ति जननेंद्रियों पर केंद्रित रहती है जिसका उपयोग वह विपरीत लिंग एवं संतानोत्पत्ति के लिए करता है। बालक का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मानसिक विकास अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उपयोग से अर्थात मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास है। जैसे जैसे बालक के शारीरिक विकास बढ़ता है वैसे वैसे ही बालक का मानसिक विकास भी बढ़ने लगता है। मानसिक विकास के प्रमुख घटक संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि, प्रतिक्षेकरण, तर्क, ध्यान, भाषा एवं सीखना है। अतः बालक की प्रत्येक अवस्था में बालक का मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है। आगे
शिशावस्था मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। सोरेनसन के शब्दों में जैसे जैसे शिशु प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जन्म के प्रथम सप्ताह में जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। इस अवस्था में शिशु रोना चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है। दूसरा सप्ताह प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है। दूसरे माह में की ध्वनियाँ पहचानता है। दूसरे माह में क्या करता है? ध्वनियाँ पहचानता है दूसरे माह में, ठीक है। तृतीय माह में माता को सही तरह से पहचानने लग जाता है। छठवें माह में प्रेम व क्रोध की भावना को समझ लेता है तथा आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। छठवें माह में प्रथम वर्ष में कुछ शब्द बोलता है। द्वितीय वर्ष में शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द छोटे वाक्य बना लेता है। तृतीय वर्ष में अपना नाम बता देता है तथा सीधी व लंबी रेखा अनुकरण द्वारा खींचना सीख लेता है। पाँचवें वर्ष में जटिल वाक्य बोलता है, रंगों में अंतर कर लेता है, अपना नाम लिख लेता है। नोट: कल्पना का विकास 2.5 वर्ष के बाद शुरू होता है जब शिशु लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेलता है अथवा कल्पना के सहारे वह पशु पक्षियों या परियों का खेल खेलता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है। छठा वर्ष चित्र की वस्तुओं में वर्णन। 14 से 15 वर्ष तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है तथा स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। 7वां वर्ष साधारण वस्तुओं में अंतर बना देता है। 8वां वर्ष छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है तथा लंबे वाक्यों को दोहरा लेता है। 9वें वर्ष में दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष व सिक्के को याद कर लेता है पहचान कर। 10वां वर्ष में कहानी याद करके सुनाता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12वें वर्ष में समस्या समाधान की क्षमता का विकास। देखी फिल्म की 70% बात दोहराने की क्षमता, रचनात्मक शक्ति तथा आदर्श निर्माण इसी अवस्था में शुरू होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। स्मृति, इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास हो जाता है। कल्पना शक्ति, इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किशोर दिव्यास अपनों डे ड्रीमिंग में खोया रहता है। कविता लेखन, कहानी, चित्र, संगीत, पत्र लेखन व कल्पना की उड़ान स्पष्ट दृष्टिगत होती है। किशोरावस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना, तर्क व निर्णय की शक्ति में वृद्धि, रुचियों में विकास होना, ये सब होता है। किशोरावस्था शब्द भंडार बढ़ने व सही प्रयोग की क्षमता का विकास होने से भाषा प्रभावी, शुद्ध विचार अभिव्यक्ति के अनुकूल हो जाती है। जैसे इस अवस्था में मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र हो जाती है। बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। बच्चे प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है व उम्र पर चलती है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जन्म से पूर्व ही बालक अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित होता है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है जिससे सामाजिक प्रत्याशा भी कहा जाता है। हेविंग हर्ट्स ने इसे विकासात्मक पाठ कहा है। विकासात्मक कार्य का सर्वप्रथम विचार हेविंग हर्ट्स ने दिया। विकासात्मक कार्य से तात्पर्य बालक की उम्र तथा अवस्था के अनुसार कार्य करने से है। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ हो जाती है एवं आजीवन चलती है। दुर्खिम के अनुसार परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। आगे स्किनर व हिरन्स के अनुसार खेल का मैदान सामाजिकता का निर्माण स्थल है। शिशावस्था में सामाजिक विकास, ठीक है। शिशावस्था में सामाजिक विकास है। पहले मानसिक तब सामाजिक विकास देखते हैं। प्रारंभ में बालक को देखरेख माँ द्वारा होती है। उस समय माँ ही उसका समाज होता है। शिशु जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी होता है। 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। नवजात शिशु उतने अक्षम नहीं होते जितना वह दिखते हैं। जन्म के मात्र कुछ बाद ही वह अपनी माँ की आवाज़ को पहचान सकते हैं एवं उनमें अन्य संवेदनीय क्षमताएं होती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी। वह इस प्रकार की स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता। 1 माह बालक चूसने जैसी गतिविधियों से घर के वयस्क लोगों की क्रियाओं का प्रत्युत्तर देने लगता है। 2 माह मानव आवाज़ पहचान कर अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है एवं दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। 3 माह बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है और उससे अलग होने पर दुखी होता है। 4 माह बालक बातें करने पर रोना बंद कर देता है एवं अपने आप को उठाने के लिए बाहें फैलाने लगता है। 5 माह
बालक क्रोधपूर्ण ध्वनि एवं मित्रत्व ध्वनियों में अंतर करना प्रारंभ करता है एवं क्रोध व प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है। 6 माह अपने लोगों को पहचानने लगता है व पराये से डरने लगता है। 8 माह बालक अपने घर के वयस्क सदस्यों की आवाज़ का अनुकरण करने लग जाता है एवं शब्दों का अनुकरण करने लगता है। 1 से 2 वर्ष में 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करता है। 3 वर्ष समूह में खिलौने से खेलने लगता है। 5 वर्ष समूह के सदस्यों से गहरे संबंध बना लेता है तथा नैतिक भावना का विकास भी होने लग जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ इन चाइल्डहुड। हरलॉक ने बालक के सामाजिक विकास में निम्न चरण बताए हैं। फर्स्ट, 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है। वहाँ वातावरण के अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। बालक बालिका एक दूसरे से अलग अलग रहते हुए समलिंगी समूह बनाते हैं। इस अवस्था में बालक नेता बनने की इच्छा व वास्तविक जगत से संबंध बनाता है। खेल भावना का विकास होता है। बालक में विभिन्न रुचियां पैदा होती है। नोट: बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में स्वयं में कुछ महत्वपूर्ण विकास होने लगते हैं। सामाजिकरण के कारण बच्चा ये बोध करता है कि कौन है और वह अपनी पहचान किसकी तरह बनाना चाहता है। विकसित हो रहे स्वतंत्रता के बोध के कारण बच्चे कार्य को अपने तरीके से करते हैं। उदाहरण: साइकिल चलाना, दौड़ना, स्केटिंग जैसे खेलों के लिए स्वतंत्रता एवं अवसर प्रदान करना आदि। ठीक है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। समूह का निर्माण: किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। गुणों का विकास: समूह के प्रभाव से किशोरों में नेतृत्व, सहयोग, संवाद, सद्भावना आदि के गुणों का विकास होता है। दबाव व संघर्ष: किशोरावस्था में बालक व माता पिता के मध्य मतभेद व संघर्ष होता रहता है। माता पिता बालक से उपदेशात्मक व्यवहार करते हैं एवं बालक सा व्यवहार करते हैं। नैतिक आचरण व आदर्श अपनाने का निर्देश देते हैं, जिससे किशोर संघर्ष व दबाव की अवस्था में रहते हैं। भावी जीवन की चिंता: किशोरावस्था में बालक शादी, व्यवसाय, धनार्जन, परीक्षा परिणाम, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता प्रकट करते रहते हैं। समूह भक्ति: किशोरावस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत: थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रवर्तक इसके इरिक्सन नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और वे फ्रायड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक समर्थन करते हैं, लेकिन इन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। इसके सिद्धांत में व्यक्तिगत, पर्सनल, सामयिक, इमोशनल तथा सांस्कृतिक, कल्चर या सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट को समन्वित किया गया है। अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी कहा जाता है, जिसमें इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा है। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। एरिक्सन ने सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि लाइफ स्पेंस को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। फर्स्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। शैशवावस्था, जन्म से 18 माह या 1.5 वर्ष तक बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उनमें विश्वास, ट्रस्ट का भाव विकसित करता है। तथा जब माता पिता बच्चों को रोते, बिलखते व चिल्लाते छोड़ जाते हैं तो उनमें अविश्वास, मिसट्रस्ट की भावना विकसित हो जाती है। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का शक, ऑटोनॉमी वीएस शेम एंड डाउट। प्रारंभिक बाल्यावस्था 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते हैं, अतः उनकी क्षमताओं पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। पहल शक्ति बनाम दूषित, इंटेंसिव वीएस गिल्ट। 3 से 5 वर्ष वह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष, प्री स्कूली ईयर्स होता है तथा ये अवधि बालक की पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था होती है। माता पिता बच्चों की जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा देते हैं। और जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना दंड देते हैं तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। परिश्रम बनाम हीनता,
वीएस इन्फेरिटोरिटी 6 से 12 वर्ष। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती है तब वे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है, लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों से असफलता मिलती है तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न होता है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, आइडेंटिटी वीएस रोल कन्फ्यूजन। 12 से 18 वर्ष ये किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों में ये जानने की प्राथमिकता होती है कि वे कौन हैं, इसलिए किस लिए हैं और अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं। इसे जो है पहचान की, इसे वे कहाँ जा रहे हैं और इसे पहचान की संज्ञा दी है। तथा जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते तब संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे, घनिष्ठता बनाम विलग्न अलगाव, इंटीमेंसी वीएस आइसोलेशन। 18 से 35 वर्ष ये आरंभिक वयस्क अवस्था युवावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन बनाता है। जब वह व्यक्ति के दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है, और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते तो वे सामाजिक रूप से अलग, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविस्ट वीएस स्टेग्नेशन। 35 से 65 वर्ष यह अवस्था मध्यावस्था, मध्य वयस्कावस्था, मिडिल अडल्टहुड भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जननात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। असंपूर्णता बनाम नैराश्य निराशा, ईगो इंटेग्रिटी वीएस डिस्पेयर। 65 वर्ष के बाद इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद के प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले की समय को याद करता है कि उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता का भाव विकसित होता है, और अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो निराशा का भाव होता है। सामाजिकरण के साधन, सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, परिवार, फैमिली। इसे सामाजिक गुणों का पालक कहा जाता है। यह सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय स्कूल, विद्यालय सामाजिकरण का सक्रिय एवं औपचारिक साधन है। समाज सोसाइटी, समाज एक सामाजिकरण के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राज्य स्टेट, राज्य का महत्वपूर्ण कार्य नागरिक का प्रशिक्षण प्रदान करना है। खेल तथा मित्र, गेम्स एंड फ्रेंड्स, यह भी सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। समुदाय कम्युनिटी, समुदाय वह है जिसमें व्यक्ति रहता है। जैसा समुदाय होगा वैसा ही व्यक्ति का सामाजिकरण का विकास होगा। बालक में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। नोट: शिशु जब उसके माता पिता पालन करता के बीच स्नेह का जो सामयिक बंधन विकसित करता है उसे आसक्ति, अटैचमेंट कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम भयभीत होते हैं तो हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहते हैं। हमारे सारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम कांपने लगते हैं, हमारा हृदय जोर से धड़कने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। इस दशा में व्यक्ति का बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाते हैं। संवेगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशंस, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक सबसे पहले ही सुनकर होते हैं, जैसे प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास आदि। नकारात्मक संवेग, नेगेटिव थॉट, ये कष्टकर या दुखदायी होते हैं, जैसे भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या आदि।
मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध। मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध। संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति इंस्टिक्ट कहलाती है। अर्थात पहले संवेग तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग भय को बताया है। एक बालक में कुल 14 संवेग बताए गए हैं जो निम्न है। संवेग, मूल प्रवृत्ति, संवेग, मूल प्रवृत्ति, इमोशन मतलब इमोशन और इंस्टेंट, भय, पलायन। भय संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या पलायन है। वात्सल्य, वात्सल्य का है संतान कामना। वात्सल्य का क्या है संतान कामना। क्रोध का है युयुत्सा, क्रोध का युयुत्सा। अधिकार का है संग्रहण, अधिकार का है संग्रहण। आत्महीनता का है दैन्य। भूख का है भोजना, अन्वेषण। घृणा का निवृत्ति। आत्माभिमान का है आत्मगौरव। आश्चर्य का है जिज्ञासा। आमोद का हास्य। कृतिभाव रचनात्मक। कामुकता कामवृत्ति। एकांकीपन सामूहिकता। कृष्ट करुणा संवेदना शरणागति। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार बालक का संवेगात्मक विकास, ये एक चार्ट दे रखा है ब्रिजेज के अनुसार संवेगात्मक विकास का। देखिए, जन्म के समय उत्तेजना, उसके बाद 3 माह में उत्तेजना आनंद और कष्ट, 6 माह में उत्तेजना आनंद प्रेम, उत्तेजना आनंद प्रेम, भय घृणा क्रोध। 18 माह में उत्तेजना आनंद कष्ट भय घृणा क्रोध प्रेम उल्लास और ईर्ष्या। 24 माह में उत्तेजना आनंद कष्ट भय घृणा क्रोध प्रेम उल्लास ईर्ष्या और हर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। अब शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शिशु अपने परिवार के बड़े सदस्यों से संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है, जिससे अनुकरण करता है, इसलिए वह उन सभी बातों से डरेगा जिनसे परिवार के सदस्यों को डर लगता है। ठीक है, उन सभी बातों से डरेगा जिससे परिवार के सदस्यों को डर लगता है। जॉन्स के अनुसार 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता, क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ है। 3 वर्ष की आयु में वह अकेले रहने, पशु पक्षियों से तथा अंधेरे से डरने लगता है। शिशु के निम्न प्रकार से संवेगात्मक व्यवहार दर्शाता है। जन्म लेते ही शिशु कुंदन रोना करता है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। रोते हुए शिशु को तुरंत खिलौना देकर हंसाया जा सकता है। शिशु के संवेग अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम वह रोकर नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा होने पर उठकर बात न कर क्रोध कर अप्रसन्नता प्रकट करता है। तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेहता व संवेग विकसित हो जाता है। कठोर दंड व कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बाल्यावस्था में संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाते हैं। बालकों में संवेगों पर नियंत्रण व दमन की क्षमता आ जाने से उचित समय पर वे संवेग को छुपा लेते हैं। विद्यालय में शिक्षक का व्यवहार शिष्ट व सहयोगात्मक होने पर बालक में मानसिक भ्रांतियां नहीं बनती, वह संवेगों का उचित विकास होता है। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा द्वेष ईर्ष्या के संवेग अवांछित ढंग से आ जाते हैं। बालक में समलिंगी प्रेम, टोली के प्रति प्रेम, हर्ष के साथ साथ भय व क्रोध के संवेग स्थिति अनुसार प्रकट होते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। इसमें इस अवस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ठीक है, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। तीव्र संवेगात्मक विकास किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। किशोर एक परिस्थिति में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। चिंता व तनाव के कारण किशोर क्रोधित व चिड़चिड़ा रहता है। संवेगों में परिपक्वता आने लगती है। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होते हैं। इच्छा पूर्ति न होने से किशोर में तनाव रहते हैं। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से प्राप्त कर लेता है और साथ में किशोर में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है।
काम भावना की पुनः तीव्रता हो जाती है। विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास, किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा होता है। नोट: विकास को प्रभावित करने वाले समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं सोशियो इमोशनल प्रोसेस का संबंध एक व्यक्ति की दूसरों के साथ अंतःक्रिया में होने वाले संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक बच्चे का अपने भाई बहनों के प्रति समन्वय, स्नेह में भाव का प्रदर्शन, भय छाड़ने पर किशोर का दुख होना आदि समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं को प्रकट करता है। बालक का क्रियात्मक विकास, बालक क्रियात्मक गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। क्रियात्मक विकास को ही क्रियात्मक या गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तथा यह बालक के भीतर योग्यताएं एवं कौशल होता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शिशु का क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जब गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ में हाथ पैरों को हिलाता है, शिशु के जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे का क्रियात्मक विकास होता चला जाता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल, बैठना, उठना, उछलना, चलना, दौड़ना, फेंकना में तीव्रता से विकास होता है। 5 से 6 वर्ष का बालक दौड़ना, गेंद फेंकना जैसे अनेक क्रियात्मक कौशलों को विकसित करता है। बालक के गत्यात्मक विकास को गामक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशी कौशल, लोकोमोटर स्किल, डायनेमिक स्किल आदि नामों से जाना जाता है। गामक या क्रियात्मक कौशलों के प्रकार: टाइप्स ऑफ मोटर स्किल, स्थूल पेशी कौशल, स्थूल क्रियात्मक विकास, सकल मोटर कौशल विकास, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट। इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है। गामक या क्रियात्मक कौशलों के प्रकार बता रहा हूँ मैं: स्थूल पेशी कौशल, स्थूल क्रियात्मक विकास या सकल मोटर कौशल विकास है। ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट, इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। हाथ पांव, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित किया जाता है, जैसे लुढ़कना, खिसकाना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, पकड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, बैठना, साइकिल चलाना, नृत्य करना आदि। सूक्ष्म पेशी कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, महीन मोटर कौशल विकास, फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती है। आँख, कलाई, उंगलियों के विकास इत्यादि पर नियंत्रण व समन्वय स्थापित किया जाता है, जैसे खाना पीना, लिखना, टाइप करना, बालों को कंघा, ब्लॉक बिल्डिंग, सूजलेस बांधना, टाई का गांठ बांधना, ऐसे सभी क्रियाएं। ठीक है। और सुई में धागा पिरोना, वस्त्र पहनना इत्यादि। गामक कौशलों का परिपक्वता से सकारात्मक संबंध होता है। ध्यातव्य प्लेटो के अनुसार बच्चे की देखभाल एवं परवरिश जिस प्रकार की जाती है उसी तरह अपने हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। अरस्तु के अनुसार बालक का दायां हाथ होना ईश्वरीय देन है। बालक में क्रियात्मक विकास सबसे पहले सिर के क्षेत्र में होता है, फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़ व पैरों के क्षेत्र में होता है। इसी वजह से बालक पहले आंखों को घुमाना, सिर को हिलाना, चीजों को एक स्थान से पकड़ना तथा अंत में खड़ा होकर चलना सीखता है। आगे, बालक का भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जब शिशु का जन्म होता है, वह पहली बार क्रंदन करता है या रोता है, वह ही बालक की पहली भाषा होती है। इस समय बालक को किसी भी प्रकार के स्वरों, व्यंजनों एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, परंतु जब धीरे धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण करता है, वैसे स्वरों, व्यंजनों तथा अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सामान्य देखा गया है कि शिशुअवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। बाल्यावस्था व किशोरावस्था में भी लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। इस कारण लड़कियां अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में अधिक तेज हो जाती हैं। हर्लोक के अनुसार भाषा में संप्रेषण के सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि वे अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। स्वीट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानवों के भावों की अभिव्यक्ति है। नोट: बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा के भाग, इसके 4 भाग होते हैं। भाषा के कितने भाग बताए गए? भाषा के 4 भाग बताए गए हैं।
इसमें निम्न भाग हैं। सबसे पहले 4 भाग बताए गए हैं। स्वनिम ध्वनिम, स्वनिम ध्वनिम, यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका खुद से कोई मतलब नहीं होता। बालक शिशावस्था में ऐसी भाषा निकालता है जैसे अ ई उ थ च ध प। सेकंड रूपिम, रूपग्राम, यह सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। इसमें छोटे छोटे वर्णों से मिले हुए शब्द होते हैं जो कि बालक आसानी से बोल पाता है। इसका प्रयोग भी शिशावस्था में होता है जैसे कल, फल, पल, चल, काम, कम। वाक्य विन्यास, शब्दों का ऐसा समूह जिससे वाक्य बना हो, उस शब्द का कोई अर्थ हो या नहीं हो, वाक्य विन्यास कहलाता है। जैसे श्यामा चाय खाती है। अर्थ विन्यास, जब वाक्य में सभी अर्थपूर्ण शब्द हो, अर्थात जब वाक्य के सभी शब्द अर्थपूर्ण लिए हुए तो यह अर्थ विन्यास कहलाता है। जैसे श्यामा चाय पीती है। भाषा सीखने के साधन, फर्स्ट अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर। भाषा के प्रकार, फर्स्ट है वाचिक भाषा, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। भाषा के इस रूप में व्यक्ति शब्दों, वाक्यों, वाणी के रूप में सूचना को व्यक्त करता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर अपनी बात को समझाता है। सांकेतिक भाषा, सेकंड सांकेतिक भाषा। सिग्नल लैंग्वेज, कोई व्यक्ति अपनी बात को शब्दों या वाक्यों में कहने के बजाय संकेतों, इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस यातायात के संकेतों के माध्यम से नियंत्रित करता है। मूक बधिर व्यक्तियों को वार्तालाप इसी भाषा के द्वारा होता है। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, इस भाषा के रूप में व्यक्ति अपनी बातें, भावनाएं, इच्छाएं या सूचनाएं लिखकर विचारों को व्यक्त करता है। जैसे राकेश छात्रावास में रहता है, वह अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकता की जानकारी पत्र में लिखकर देता है तथा माता पिता उस पत्र को पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण, श्यामा के पापा को कविता सुनाई, वाचिक, श्यामा ने पापा को कविता सुनाई, वाचिक भाषा। श्यामा ने हाथ से इशारा करके पापा को रुकने के लिए कहा, सांकेतिक भाषा। श्यामा ने पापा को पत्र लिखा, लिखित भाषा। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की प्रकृति, स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की प्रकृति है ये। देखो, इसमें आयु शब्द, जन्म से 8 माह तक 0 शब्द, 10 माह 1 शब्द, 1 वर्ष 3 शब्द, 1 से 3 वर्ष 19 शब्द, 1 वर्ष 3 से 6 माह तक 22 वर्ष, और 1 वर्ष 6 से 9 माह तक 118 शब्द, 2 वर्ष तक 272 शब्द, 4 वर्ष तक 1550 शब्द, 5 वर्ष तक 2072 शब्द, और 6 वर्ष तक 2562 शब्द। भाषा के चरण अवस्थाएं, भाषा के चरण अवस्थाएं, कंदन या रोना, क्राइंग, क्राइंग, कंदन या रोना। बालक की प्रथम ध्वनि, पहली भाषा। जन्म के पश्चात शिशु में सहज क्रिया के रूप में कंदन पाया जाता है, जिससे भाषा का प्रथम रूप माना जाता है। जिससे क्या माना जाता है? भाषा का प्रथम रूप माना जाता है, जिसमें प्रथम रूप माना जाता है बल बबलाना या बालालाप, क्विंग, बबलिंग, कोयलिंग। 3 से 9 माह, 3 से 9 माह, जैसे दा आबा। यह बालक के लिए एक खेल है जिससे बालक को संतुष्टि एवं आनंद की अनुभूति होती है। अंग विक्षेप, हावभाव, जेस्चर, हावभाव के द्वारा बालक अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शामसन एवं लिप्सिट के अनुसार बालक का शब्दकोश, जन्म के समय 0, 18 माह या 1.5 वर्ष के समय 10 शब्द, 2 वर्ष के समय 272, 2.5 वर्ष के समय 450, 3 वर्ष के समय 1000, 3.5 वर्ष के समय 1250, 4 वर्ष के समय 1900, 5 वर्ष के समय 2100 और 10 वर्ष के समय 5000। भाषा विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रवर्तक नोम चॉम्स्की, फिलाडेल्फिया, नोम चॉम्स्की इसके प्रवर्तक हैं। भाषा विकास सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? नोम चॉम्स्की, फिलाडेल्फिया। इसके अनुसार भाषा विकास की जन्मजात योग्यता होती है। इसके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। चॉम्स्की का मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह ही है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। वे जिस किसी की भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं। इन्होंने भी भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। फर्स्ट है सतही संरचना का नियम, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आता है। गहरी संरचना का नियम, लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा का ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र, लैड लैंग्वेज
लेड लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इसका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। बालक का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नैतिक व्यवहार का अर्थ समाज की नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना। मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहार, विधियों, रिवाज तथा लोक विधियाँ। प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास को निम्न अवस्थाओं स्तर के आधार पर समझाया है। पूर्व नैतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, परंपराओं के उदाहरण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था के प्रारंभ तक, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था 13 से 18 वर्ष, किशोरावस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था 18 वर्ष के बाद, प्रौढ़ावस्था। सबसे पहले पूर्व नैतिक अवस्था, सबसे पहले क्या पूर्व नैतिक अवस्था, इसके अंतर्गत प्री मोरल स्टेज। ये अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बालक से किसी प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, किसी नैतिकता की अपेक्षा इस बालक से नहीं की जा सकती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, बालक उस समय उसके समझ के बाहर है। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं, संवेदों पर नियंत्रण करना ही नहीं आता। स्व केंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है। बालक अपनी व्यक्तित्व, आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर ही केंद्रित होता है। उसके लिए वही नैतिक है जो उसके स्वयं से जुड़ा हो। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ काल का संबंध इस अवस्था से है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है तथा समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिक गुणों का विकास करता है। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। फोर्थ, आधारहीन आत्मचेतना, इरिटेशनल कॉन्सिक्वेंस स्टेज। ये किशोरावस्था जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालक सामाजिक, शारीरिक व मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने लगता है। वह अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करता है। पूर्णता की इच्छा के कारण वह स्वयं असंतुष्ट रहता है। नैतिकता को अपना आदर्श मानने के बाद उसे समाज की वास्तविकता तथा व्यवहारिकता से काफ़ी दूर ले जाती है। आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, रैशनल सेल्फ कॉन्सिक्वेंशियस स्टेज। नैतिक विकास की चरम अवस्था है। परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात ही इसका विकास संभव है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता है तथा अच्छी तरह सोच समझकर किसी भी प्रकार का व्यवहार तथा आचरण करता है। अब व्यक्ति प्रत्येक कार्य नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर करता है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग 1927 से 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियाँ ली थी। कोहलबर्ग इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापते थे। इन कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध हिंज की कहानी प्रसिद्ध है। इन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के साथ साक्षात्कार कर और कहानी सुनाकर ही बच्चों से प्रश्न पूछना, निर्णय निकालना एवं नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत को कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की कुल 6 अवस्थाएं बताई है तथा इन अवस्थाओं को 3 स्तर में बांटा है। पहला इसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था। प्री कन्वेंशनल स्टेज, शैशव अवस्था 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। वह जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, अर्थात बाह्य घटना के आधार पर ही वह सही व गलत बताता है। बालक में तर्क व चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है। इस स्तर पर 2 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इस अवस्था में बालक आज्ञा इसलिए मानता है कि उसे दंड न मिले। अहंकार की अवस्था और साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता स्टेज। इस अवस्था में बालक में अहम का भाव होता है। सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत अवस्था। कन्वेंशनल स्टेज, बाल्य
अवस्था 10 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। इस अवस्था की भी 2 अवस्थाएं मानी गई। फर्स्ट है प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का लड़की, उत्तम लड़का अच्छी लड़की अथवा अवस्था। स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है। सामाजिक सेकंड है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सोशल सिस्टम। बालक जो है समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का तथा नियमों के प्रति सम्मान रखता है। थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पश्चिमोत्तर पारंपरिक अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, किशोर अवस्था 13 वर्ष से के बाद। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण एवं बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। इस अवस्था में भी 2 अवस्थाएं शामिल है। फर्स्ट है सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। ठीक है, सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉम्प्रोमाइज। बालक को नई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है। सेकंड है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्साइंस। इस अवस्था में बालक स्वयं के निर्णय स्वविवेक से लेता है। जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें जीन पियाजे ने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में बताया कि 5 वर्ष तक बालक गैर नैतिक होता है। इन्होंने नैतिक विकास की 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट है परायत नैतिकता की अवस्था, सेकंड है पर केंद्रित उन्मुखता, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मॉरलिटी 2 से 8 वर्ष। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था, स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म तथा दबाव की नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ मॉरलिटी ऑफ कंस्ट्रेंट भी कहा जाता है। यह नैतिक विकास की पहली अवस्था जिसमें प्राय सभी बच्चे गुजरते हैं। बड़ों को नियम के स्रोत के रूप में देखना, बड़ों की आज्ञा पालन करना अच्छा व अवहेलना करना बुरी आदत माना जाता है। कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। ठीक है, कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। सेकंड स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, स्वायत्तता उन्मुक्ता, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी 9 से 11 वर्ष। आत्म केंद्रितता की भावना लुप्त होती जाती है और वे समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी भी की सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। वे स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने में लग जाते हैं। कार्य का इरादा महत्वपूर्ण, परिणाम नहीं। नियम परिवर्तनशील है। इसे अन्योन्यता, पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी व सहयोग की नैतिकता का काल भी कहते हैं। उदाहरण, यदि कोई बच्चा किसी की कलम चुरा लेता है और बाद में सीढ़ी से गिरकर घायल हो जाता है तो वह सोचता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चोरी की थी। यह बालक की परायत अवस्था है, परंतु स्वायत्त अवस्था में आ जाने पर बच्चा ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि अब वह समझने लगता है कि वह इसलिए गिरकर घायल हो गया था क्योंकि वह सीढ़ी पर ध्यान देकर नहीं चला था। सामाजिक सांवेगिक विकास की पारस्परिक सिद्धांत, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। प्रवर्तक है अमेरिकी मनोविज्ञान यूरी बोरनफेनब्रेकर। जन्म हुआ इनका 29 अप्रैल 1917 को मॉस्को, मृत्यु 25 सितंबर 2005 रूस में हुई थी। बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत का निर्माण किया है, जिसे पारिस्थितिक पूरक सिद्धांत, परक सिद्धांत या इकोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है। वर्तमान में सिद्धांत के नाम को परिवर्तित कर जैव पारिस्थितिक मॉडल, बायोलॉजिकल मॉडल, बायो इकोलॉजिकल मॉडल कर दिया गया है। ब्रोन फ्रेनबर्नर ने इस पारिस्थितिक परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर बताए हैं जो निम्न हैं। फर्स्ट है लघुमंडल, माइक्रो सिस्टम्स। ये बालक का प्रथम स्तर होता है तथा सबसे ज़्यादा आवश्यक व निकट होता है। अर्थात सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को या निकटतम वातावरण को लघुमंडल कहा गया है। इस मंडल में बच्चे के निकटतम वातावरण में होने वाली अंत्यक्रिया तथा क्रियाएं सम्मिलित होती है, जैसे माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी परिवार, शिक्षक, साथी संघ, विद्यालय आदि। आगे सेकंड है मध्यमंडल, मेजो सिस्टम्स। ये बालक का दूसरा स्तर है जो लघुमंडल के विभिन्न कारकों तथा तत्वों, परिवार, पास पड़ोसी, साथी के आपसी संबंधों से बनता होता है, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियाँ, स्कूली अनुभूतियाँ, साथी संगी की अनुभूतियाँ इत्यादि सम्मिलित होती है। थोड़े बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम्स। ये बालक का तीसरा स्तर है जिसमें बालक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता, ये सामाजिक संदर्भ से बना होता है। इसके अंतर्गत कुछ औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, परिवार की आर्थिक स्थिति, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र इत्यादि शामिल होते हैं। वृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम्स। ये बाहरी या ऊपरी स्तर होता है जिसमें सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं, देश कानून, संस्कृति, प्रथाएं, अन्य संसाधन आदि सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। घटक मंडल,
CHRO क्रोमो सिस्टम्स। घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती है। जैसे बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां या अनुभव प्राप्त होता है, जैसे कंप्यूटर और अनुभूति मोबाइल संचार के अन्य नए नए साधनों से अवगत होते हैं। चित्र में ब्रोन फ्रेन बेनर का विकास का परिस्थितिक परक दृष्टिकोण है। देखो इस चित्र में क्या लिख रखा है, चित्र देखते हैं। घटक के मंडल है, घटक के मंडल काल इतना, फिर इसके काल के अंदर ऊपर ही ऊपर है अभिवृत्ति और विचारधाराएं, वृहत मंडल, विश्वास और परंपरा, ये सब इसमें है। उसके बाद अंदर वाले में बृहत मंडल के अंदर बाह्य मंडल मित्र जनसंचार कार्यस्थल पड़ोसी वायुमंडल में, और मध्य मंडल में ऐसे दे रखा है। ठीक है। इसके बाद जो लघुमंडल के अंदर परिवार, व्यक्ति, धार्मिक परिवेश, पास पड़ोस, साथी, सहयोगी, विद्यालय सब दे रखे हैं। ये ब्रोन ब्रेफनर का विकास का परिस्थिति परक दृष्टिकोण। दुर्गानंद सिन्हा 1977 ने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझाने के लिए एक परिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया है। बच्चे की परिस्थितिक को दो सकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है।